सागर में रूस के एक फ्लैगशिप युद्धपोत मोस्कवा को समुद्र में डुबाकर पुतिन के गुस्से को भड़का दिया है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पुतिन अब इतना ज्यादा गुस्से में है कि अगर उन्हें अगले 3 हफ्तों में जीत नहीं मिली तो वो न्यूक्लियर बटन भी दबा सकते हैं और रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। रूस के फ्लैगशिप युद्धपोत मोस्कवा के डूबने को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि यह जहाज उसमें रखे विस्फोटकों में लगी आग की वजह से डूबा, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी नेपच्यून मिसाइलों ने इसे ध्वस्त कर दिया। सच चाहे जो भी हो, लेकिन मोस्कवा का डूबना रूस की सेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये रूस की नौसेना में शामिल जहाजों में तीसरी सबसे भारी श्रेणी का जहाज था, जिसका कुल वजन 1 करोड़ 25 लाख किलोग्राम है। कहा जा रहा है कि जब यूक्रेन की मिसाइलों ने मोस्कवा को हिट किया, तब इस पर 500 से ज्यादा रूसी सैनिक सवार थे। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में मोस्कवा के कप्तान समेत कई रूसी सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन रूस की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि इस सफलता से यूक्रेन के हौसले जरूर बुलंद हैं। ये युद्धपोत काला सागर में यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास मौजूद था और इसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन को इसे डुबोने में सफलता मिल गई। लेकिन ओडेसा के पास मोस्कवा का डूबना रूस के लिए बड़ी चिंता नहीं है, बल्कि उसकी चिंता ये है कि नेटो इस इलाके में एक सीक्रेट बेस बना चुका है और इस सीक्रेट बेस पर मौजूद रोमानी लड़ाकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ओडेसा में रूसी सैनिकों को घुसने से रोके और साथ ही काला सागर में रूस की हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए। यानी जमीन पर रूस की सेना को पीछे खदेड़ने के बाद अब नेटो समुद्र में भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन रूस की सरकारी मीडिया में कहा जा रहा है कि ऐसा करके नेटो आग से खेल रहा है। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि ओडेसा यानी यूक्रेन की जमीन पर नेटो की मौजूदगी है, तो फिर व्लादिमीर पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसमें परमाणु युद्ध की आशंका भी शामिल है। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कुछ घंटे पहले ही कहा है कि इस युद्ध को जीतने की छटपटाहट में पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे हथियार होते हैं जो कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन सेना की किसी विशेष टुकड़ी या इलाके को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they've faced so far militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons. We don't. While we've seen some rhetorical posturing on the part of the Kremlin about moving to higher nuclear alert levels, so far we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments. अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि पुतिन परमाणु या केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है, सिर्फ मुझे नहीं, पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी सच हो सकता है। वो रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसानी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। हमें डरना नहीं है, लेकिन तैयार रहना है। ये सवाल सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरी दुनिया के सामने है। खुद पुतिन और उनके तमाम मंत्री ये बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर उनके देश के अस्तित्व को खतरा पैदा होता है तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अस्तित्व पर आए संकट की परिभाषा क्या होगी, ये तो पुतिन ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होगा उसी टाइम से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए नेटो अभी तक कभी डायरेक्टली कन्फ्रंट करने के लिए नहीं आया है, ना कभी ट्रूप्स भेजे हैं, ना कभी नो फ्लाई जोन घोषित किया यूक्रेन के ऊपर। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए ही नेटो ने ये सब किया है। तो तीसरा विश्व युद्ध ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल होते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स भी 2 तरीके के होते हैं, जैसा मैंने बताया। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रक्शन कम होता है और ये पुतिन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को, जो उनका कैलिब्रेशन है, वो टुवर्ड्स मोर इंटेंसिटी है। तो ऐसे में वो कर सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकती।
इस बीच रूस की मीडिया ने तो ये दावा करना भी शुरू कर दिया है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। Спецоперацию России на Украине, то, во что это вылилось, уже смело можно называть, не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать. Соединенными Штатами Америки круглосуточно они по железной дороге поставляют оружие, круглосуточно по земле из Польши поставляют оружие. В этом смысле, конечно, не шутка, что надо очень серьезно подумать об уничтожении железнодорожных узлов. Там, конечно, вопросики, они все едут и едут, я имею в виду лидеры. Но лидеров надо предупредить, пусть дома сидят. रूस के सरकारी टीवी चैनल पर जो बातें की जा रही है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस का ये चैनल पुतिन का प्रोपेगेंडा चलाता है और रूसी चैनल की ये प्रेजेंटर उसे बढ़ावा देती है। जिस युद्ध को अभी तक रूसी राष्ट्रपति स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे थे, उसे टीवी बहस में खुलकर वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा है। यानी बात काफी आगे बढ़ चुकी है। युद्ध अब अगले दौर में पहुंच चुका है। रूस के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस आरोप लगा रहा है कि नाटो के देश रूस का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने भी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। अब पुतिन वाकई दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जाते हैं या फिर सिर्फ डॉनबास के बॉस बनकर इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं, इसका पता सिर्फ पुतिन की ब्रेन मैपिंग करके ही लगाया जा सकता है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के 52 दिन बीत चुके हैं। युद्ध इतना लंबा खिंचेगा किसी ने सोचा नहीं था। यहां तक कि अमेरिका ने रूस को खुली धमकी भी दी, लेकिन पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, रूस किसी के आगे झुकेगा नहीं। आखिर किस बात की जिद को लेकर पुतिन पूरी दुनिया से लोहा लेने को तैयार है? पुतिन के दिमाग में इस युद्ध के अंजाम को लेकर आखिर चल क्या रहा है? चल रही इस जंग की ये आखिरी तस्वीरें नहीं हैं। अगर पुतिन की नजरों से देखें तो ये दूसरे अध्याय की शुरुआत है।